नमस्कार सभी को। आज 1 जुलाई 2022 बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज स्कूल योगपीठ राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो लगातार आयोजित किया जा रहा है, उसमें आज 200 सेशन कंप्लीट हो रहे हैं। 200 महासत्र, ये एक बड़ी उपलब्धि है स्कूल योगपीठ के लिए, क्योंकि लगातार 200 दिन जारी करना एक वेबिनार आयोजन, ये एक कहीं न कहीं महत्वपूर्ण कार्य भी है और एक अचीवमेंट भी है। आज की जो मुख्य वक्ता उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर अंजलि चौहान जी, नोएडा एनसीआर से, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना करेंगे। श्री गणेश वंदना। सभी हाथ जोड़ करके कमर गर्दन सीधी करेंगे। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षं महापुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। चलिए का दर्शन करेंगे। से स्पर्श करेंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि आज ऋषि योगपीठ अपने 200 महासत्र पूरे कर रहा है। फेसबुक लाइव के माध्यम से आज के महासत्र में मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर अंजलि चौहान जी। मैं उन्हें पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर अंजलि चौहान जी more than 7 years experience as a yoga therapist and naturopath, ओनर हैं प्राण शक्ति योगा इंस्टीट्यूट नोएडा एनसीआर में। इस तरह हमारे इस वेबिनार आयोजन में कई बार उपस्थित हो चुकी हैं, कई बार सेवाएं दे चुकी हैं और एक आज 200वें महासत्र में पुनः उपस्थित होकर के ऋषि योगपीठ का जो मान बढ़ाया है, मैं उनको तहे दिल से जो है अभिवादन करता हूँ। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस महासत्र को आरंभ करने के लिए आमंत्रित करूँगा। आज का जो टॉपिक है योग चिकित्सा, उस पर व्याख्यान होना है और व्याख्यान आज कुछ प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक तरीके से, कुछ आपको बहुत ही अलग स्पेशल टाइप से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए सीधे चलते हैं अंजलि चौहान जी के पास। धन्यवाद। ऋषिकुल योगपीठ का फिर से धन्यवाद करूंगी कि वो अपने मंच पर मुझे जो विचार है उनको व्यक्त करने का देते हैं और मैं अपनी बातें यहाँ पर कह पाती हूँ। तो इसके लिए एक मंच का मुझे प्रदान करना, उसके लिए मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो विषय है ये योग चिकित्सा, या यूं कहिए कि चिकित्सा की जरूरत क्यों है और हम जो है इतने भटकाव में क्यों है, तो इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे। और वैसे तो अनगिनत बीमारियां हैं, लेकिन आज जो हम पूरा अपना ध्यान रखेंगे वो किस बीमारी पर रखेंगे, वो हम लेकर आएंगे डायबिटीज पर, जिसको मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, शुगर भी बोलते हैं बहुत से लोग, या मोटापा। हम बहुत अवेयर भी हो गए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हम गलत कर रहे हैं, जिनकी गलती के कारण से हमें पता ही नहीं चलता हमारे शरीर में कैसे कैसे मोटापा आता चला जाता है, और या फिर कैसे हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तो इसको आज आप थोड़ा सा समझेंगे और इसके बाद मुझे लगता है अपने आप जैसे अवेयरनेस होती है ना, जैसे हम जानते हैं हमें बुखार होगा तो हम सब जानते हैं कि हमें पैरासीटामोल लेनी है,
है ना, तो या हमें सिर दर्द है तो हम उसकी दवाई भी जानते हैं, हर एक की मेडिसिन हमें पता है। तो वो एक अवेयरनेस हमें बताई गई, हमें समझाई गई, तो हम बहुत कम उम्र में ही, बच्चों को भी आज के टाइम में पता होता है कि फीवर है तो पैरासीटामोल या क्रोसिन हमें लेनी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अगर हमें डायबिटीज है तो हमें अपनी हेल्थ केयर कैसे करनी है? क्या हम जानते हैं अगर हमें थायराइड है तो हमें अपनी हेल्थ केयर कैसे करनी है? हम नहीं जानते। या हमें मोटापे से कैसे हमें बचना चाहिए, ये भी हम पूरी तरीके से नहीं जानते। अगर जानते होते तो देश है वो एक डायबिटिक कैपिटल ना बनता, या हमारे देश में मोटापा इतना ना आता। तो चलिए, तो इसकी शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि अब से 40-50 साल पहले क्या इतना मोटापा इंडिया में था, या इतने डायबिटिक पेशेंट इंडिया में थे? नहीं थे। तो ऐसा इन सालों में क्या हुआ कि इतनी बीमारियां हमारे जो कॉमनली हमें पता भी नहीं चलता हम कब इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर योग तो है ही, लेकिन ये एक दूसरे के कंपोनेंट है, यानी कि जब तक हम एक एक कंपोनेंट को नहीं लेंगे, जैसे खान पान है, योग है, हमारी दिनचर्या है, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, ये इतने ज्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, और जो है स्ट्रेस हो गया। तो इनका जो एक कारण आता है वो हमारे खान पान से आता है। अब हम आज थोड़ा सा ध्यान आपका लेकर चलते हैं खान पान की तरफ। तो खान पान में ऐसा क्या हम आज लेकर चलेंगे, हम जो खाना खाते हैं उसका मेन कंपोनेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं, वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होके बहुत जल्दी हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ा देती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाती है। इसी को कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आज का जो हमारा पूरा व्याख्यान है, पूरा लेक्चर है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, और आप देखेंगे कि इसी चीज से आपको आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो आप इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जब हमने कोई फूड लिया तो वो उससे जो कार्बोहाइड्रेट से कितनी तेजी से या कितनी स्पीड से शुगर जो ग्लूकोज में वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मॉडरेट एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 3 कैटेगरी है यहाँ पर। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सेकंड है मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड थर्ड है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जितनी नॉलेज हमें और चीजों की है, उतनी ही अवेयरनेस हमें यहाँ पर अपनी हेल्थ के लिए, ये बेसिक चीजें हैं, इनका भी होना उतना ही जरूरी है। और इसीलिए ये एक कैंपेन की तरह हमने शुरू किया है, जिससे आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचे। अब यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो नॉर्मली हम आज खाना खाते हैं, वो उसमें अधिकतर जो खाने की चीजें हैं वो इसी कैटेगरी में आती है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आज का हमारा मेन जो भोजन का पार्ट है वो क्या है? गेहूं है, चावल है। तो ये है, चाहे वो गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये सब, इनके बिना हमारा खाना अधूरा है। अगर हम रोटी खाएंगे या तो चावल खाएंगे, तो ये दोनों ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं।
यानी कि बहुत तेजी से ब्लड शुगर जो ब्लड के अंदर शुगर को रिलीज करते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है, या तो हम इतनी मेहनत करें कि उसकी उतनी हमारी जरूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट है उस ग्लूकोज की, उस एनर्जी की, लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल तो सेडेंटरी होता जा रहा है, हमने मेहनत कम कर दी है, तो लेकिन खान पान की चीजें और गलत कर दी है। पहले अगर आप दादी नानी अपने बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि वो गेहूं की रोटी मतलब रोजाना नहीं खाते थे, कभी कभी गेहूं की रोटियां खाई जाती थी और वो मोटे अनाज खाया करते थे। तो इससे उनके शरीर, मोटे अनाज का क्या होता है, वो लो कैटेगरी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि वो धीरे 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 शुगर को रिलीज करता है, वो एकदम नहीं करता, तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता जाता है और उससे बहुत धीरे धीरे हमें शुगर रिलीज होती है। तो उससे एकदम, और हमारा जो भूख है वो भी बहुत जल्दी नहीं लगती, क्योंकि जब धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहा है, धीरे धीरे शुगर बढ़ रहा है, तो यानी कि उसको पूरा डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा और हमारा पेट काफी देर तक भरा रहेगा। लेकिन जो हाई कैटेगरी फूड है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये क्या होता है, तेजी से ग्लूकोज रिलीज हुई, तेजी से खाना डाइजेस्ट हो गया और हमें वापस से भूख लग गई। तो उससे क्या होता है, हम बार बार जब भूख लगती है तो हम फिर से खाना खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब हर बार तो हम कुकिंग करेंगे नहीं, तो क्या होता है कि हम डिपेंड होने लगते हैं बाहर के स्नैक्स पे, और जितना प्रोसेस्ड फूड हम लेंगे उतना ही हमारे प्रोसेस्ड फूड का मतलब फिर से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो जितना प्रोसेस होता जाएगा खाना उतना ही वो हाई कैटेगरी में चला जाएगा। तो आप ये सोचिए कि हम हाई कैटेगरी, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ही ले रहे हैं, जिससे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे में भी मोटापा देखने में आ जाता है, क्योंकि हम उनको राइस या गेहूं की रोटी, इन्हीं दो पर हमारा जो खान पान है वो डिपेंड है। तो उससे हमें भूख बहुत जल्दी लगती है और एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं बनी रहती बहुत देर तक। तो उससे हम बार जल्दी खाना खाएंगे तो वेट तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है, और यही कारण है कि जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है तो वही धीरे धीरे फिर डायबिटीज की कंडीशन बन जाती है। तो और यहाँ पर जैसे कि आप जितना उसको प्रोसेस करते जाएंगे, अभी जो नॉर्मल चक्की का आटा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिर भी थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको मिल का आटा और पैक्ड आटा लेते हैं, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं ही है, लेकिन गेहूं का भी आप रूप देखते जाएंगे तो जितना उसको प्रोसेस करते चले जाएंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर चोकर वाला आटा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा नियर अबाउट 70 होता है, लेकिन जैसे 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 आप उसको प्रोसेस करते चले जाएंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे लो कैटेगरी में 0 से 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने की चीजों का जिनका होता है वो लो हैं, और 56 से 70 के बीच के जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मॉडरेट यानी कि मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और 70 जिनका अबव 70 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं। 0 से 100 तक यहाँ पर जाता है, यानी कि 70 to जिनका है वो हाई कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हम हाई कैटेगरी का ही फूड ले रहे हैं, चाहे वो आटा है, सूजी है, क्योंकि सूजी भी गेहूं से बना हुआ है। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि हमने इतनी सारी जो वैरायटी बना ली है डिशेस की, तो मैदे से बनी होती है या सूजी से बनी होती है, तो यानी कि बेसिकली ले तो हम वही रहे हैं और उनका प्रोसेस्ड रूप में ले रहे हैं। तो मैदा, सूजी और गेहूं या राइस, इन्हीं से बनी हुई वैरायटी खाने की जो हम जिन पे डिपेंड है, तो इसी के कारण हमारे शरीर में ये बीमारियां आ रही हैं।
अब बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। बहुत से फ्रूट्स भी ऐसे हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो डायबिटीज है जिनको, उनको कहा जाता है कि आपको जैसे केला नहीं खाना है, आपको जैसे मैंगो नहीं खाना है। तो किन किन चीजों को किस बेस पे वो मना करते हैं कि आपको ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं, तो वो किस बेस पे, वो इसी बेस पे हमें कैटेगराइज करते हैं चीजें कि आपको जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें हैं वो खानी है आपको, या मॉडरेट कैटेगरी की, और जो हाई में चली गई है वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ये जो बेस होता है, इसी के बेस पर खाने की चीजें डिवाइड की जाती हैं, चाहे ओबेसिटी है या डायबिटीज है, इन्हीं के बेस पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं। अब बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। बहुत सारे फैक्टर हैं, उन सब पे भी अभी हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कौन से फूड आते हैं? मिलेट्स। मिलेट्स पर अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। मिलेट्स आपने बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, आज के टाइम में बहुत ये सुनने में आ रहा है, और अभी तो हमारे यहाँ पे मिलेट डे भी सेलिब्रेट होने लगा है। तो उसका रीजन क्या है कि मिलेट डे भी सेलिब्रेट हो रहा है और मिलेट को इतना प्रमोट किया जा रहा है, वो ये है कि जो मिलेट है ये बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम अभी तक ये सही तरीके से ये भी नहीं जानते कि मिलेट्स के अंदर कौन कौन से ग्रेन्स आते हैं। जैसे हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, और राजगिरी आटा हो गया, कोडू हो गया, सवई हो गया, ऐसे बहुत ऐसे कुछ मिलेट्स है, ग्रुप बनाया गया मोटे अनाज का, जो कि बहुत हेल्दी होता है। तो अगर लेकिन ये है कि अभी हम उनको एक टेस्ट के रूप में नहीं लेते, उनको भी एक दवाई की तरह ही यूज करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो उस अनाज की रोटी खाते हैं या ग्रेन्स की, या उनको यूज करते हैं अलग अलग रूप में। तो क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे अभी जरूरत क्या है कि हम उसको थोड़ा सा उसमें टेस्ट भी डेवलप करें। अगर हम उसमें थोड़ा सा टेस्ट डेवलप कर देंगे तो जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारी वैरायटी है कि हम मैदा को कैसे यूज कर सकते हैं या सूजी का कैसे यूज कर सकते हैं, तो उतनी ही जो जरूरत है वो मिलेट्स पे भी काम करने की है कि मिलेट्स को हम बच्चों को भी दे सके, हम खुद भी एक दवाई की तरह नहीं, एक अच्छा मतलब, क्योंकि खाने में तभी अच्छा लगता है जब वो देखने में भी अच्छा हो, उसका टेस्ट भी अच्छा हो। तो काम करेंगे जो इस फील्ड के लोग हैं, सभी लेडीज उनमें भी एक वैरायटी लेकर आए उनके डिशेस में, जिससे एक अच्छा टेस्ट डेवलप किया जा सके और उसको एक अच्छे हर लोग, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं, तो सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, हर कोई उनको यूज करे। तो पहले मिलेट्स ही यूज किए जाते थे खाने में, इसीलिए लोग इतना हेल्दी रहते थे। लेकिन अभी हम 100% डिपेंड हो गए हैं गेहूं पर, तो इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इतनी सारी बीमारियां आ रही है। अब यहाँ पर एक बात और हम देखेंगे कि जैसे दूसरा फैक्टर क्या होता है, जो फाइबर, अगर फाइबर निकाल दिया जाए किसी की, जैसे सपोज कोई फ्रूट है, अगर हमने उसका जूस निकाल दिया, कोई होल फ्रूट है और उसका उसी का जूस है, तो इस जूस और होल फ्रूट में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अंतर आ जाता है। जब कोई फल साबुत हम उसको खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेकिन अगर उसी का आप जूस निकालते हैं, उसमें से फाइबर निकाल बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा जूस जब हम पीते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी आती है, जैसे ग्लूकोन डी। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ग्लूकोन डी, जब बच्चे हम खेल के आते हैं, बच्चे हमारे घर पे, तो हम उनको पानी में ग्लूकोन डी घोल के दे देते हैं। तो ग्लूकोन डी से क्या होता है, उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत आसान तरीका है जिससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि ग्लूकोन डी एक
डायरेक्ट ग्लूकोज है, तो यानी कि वो इंस्टेंट जो है ग्लूकोज रिलीज कर रहा है ब्लड में और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है। तो इसीलिए वो हाई कैटेगरी में आप समझ के वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो उस समय इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है बच्चे को, तो उसको ग्लूकोन डी डायरेक्ट दिया जाता है जिससे उसकी ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड में डायरेक्ट शुगर लेवल बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से जैसे अगर कोई बीमार है तो उसको भी थोड़ा एनर्जी की जरूरत होती है, तो अगर उसको हम जूस के रूप में देते हैं, कोई फल का जूस देते हैं, तो वो उसको कंपैरेटिवली फ्रूट के जल्दी एनर्जी देता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब बीमार लोग हैं उनको जूसेस दिए जाते हैं कंपैरेटिवली कि पूरा फल दिया जाए। वो उसका एक कारण ये भी होता है कि उसमें से फाइबर हटा दिया जाता है, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, फाइबर अगर होगा तो थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेगा डाइजेशन में, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन को फल खाना चाहिए बजाय जूस के। तो इसका रीजन आप समझे कि जिस चीज से फाइबर निकलता चला जाएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे गेहूं है, गेहूं की जो ऊपर की जो लेयर है, जो मतलब एक तो हस्क होता है उसको तो हटाई दीजिए, जो ऊपर का उसका होता है, फिर आपके उसके ऊपर ब्रान जो जिसको हम चोकर कहते हैं, तो वो उसका एक फाइबर की तरह काम करता है। ब्रान जो चोकर है वो एक फाइबर है। अगर अभी आप क्या कर, जब भी हम अब क्या देखते हैं कि जो हम बाजार से आटा लेके आते हैं उसमें वो जो है उसका चोकर वो हटा हुआ होता है ना, तो उसमें इसका मतलब क्या हो गया, उसका फाइबर चला गया। तो फाइबर जाने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप बढ़ गया। ठीक है, अगर हम चोकर, क्योंकि अभी तो मार्केट में चोकर भी हम अलग से खरीद के मिलाने लगे, तो उसका रीजन क्या है, फाइबर हमने ऐड करते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देते हैं। तो जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है। तो आप ये देखें, और सूजी भी क्या हो, अभी आज के टाइम में सूजी या रवा जो भी है, तो वो भी क्योंकि उसमें भी ऊपर का जो ब्रान है वो हट जाता है, तो ये भी एक प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है अगर आपको यूज करना है। क्योंकि सूजी बहुत नुकसानदायक चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से सही फॉर्म में यूज किया जाए, अगर आप उसको विद ब्रान, बहुत मुश्किल होता है मिलना सूजी इस तरीके का, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आज के टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वाला सूजी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर यूज करेंगे तो सूजी के अपने आप में बहुत सारे फायदे भी हैं, इजी टू डाइजेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, तो वो, लेकिन जितना ज्यादा प्रोसेस करते चले जाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि बहुत ज्यादा सूजी भी, क्योंकि हर डिश का ऑल्टरनेट सूजी बना दिया गया है आज के टाइम में, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में, या कभी कभी अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरीके से फाइबर भी के ऊपर भी हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिपेंड करता है कि किस भोजन के अंदर कितना फाइबर है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता चला जाएगा, और वो उतना ही एक तरीके से कह सकते हैं हेल्दी। जो आदमी मेहनत कर रहा है आज के टाइम में भी, जो आदमी मेहनत करता है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो आज भी पूरी मेहनत करता है, पूरा अच्छे से खाना खाता है, वो रोटी भी खाएगा, चावल भी खाएगा, और उसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसको एनर्जी की जरूरत है और वो पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेता है वो एनर्जी, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी प्रॉब्लम हमें जब आती है कि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारे जो मेहनत फिजिकल काम वो बहुत कम होता जा रहा है, डे बाय डे वो कम होता जा रहा है, लेकिन जो हम फूड ले रहे हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ले रहे हैं। यहाँ पे आपको चीजें समझनी होंगी कि आपको एक एक चीज का आपको जब खाना खाएं या बनाएं तो ऐसा नहीं, आपको माइंड में वो एक तरीके से आ जानी चाहिए सारी चीजें कि ये हमें लेनी है। एटलीस्ट हमारे मील में एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जरूर होना चाहिए। वो भी मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं इन चीजों को। तो अभी फर्स्ट हमने भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हाई, मीडियम और लो कैटेगरी इनकी डिवाइड होती है। सेकंड फैक्टर हमने बताया फाइबर के बेस पे भी ये किस तरीके से डिवाइड होते हैं।
एक और फैक्टर है जिसके ऊपर भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिपेंड करता है, वो है प्रोटीन और फैट। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे कल्चर होता है कि राइस और दाल का, है ना, कि राइस के साथ दाल का कॉम्बिनेशन होता है या सब्जी रोटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो राइस के साथ दाल का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई है, और दाल क्या है, एक प्रोटीन है। तो जब उसके साथ दाल को ऐड किया गया, यानी कि प्रोटीन को ऐड किया, तो उससे भी प्रोटीन को ऐड करने से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है। और दाल में तड़का क्यों लगाया जाता है, ऐड किया जाता है, तो जब फैट और प्रोटीन उसके साथ ऐड होता है तो उससे भी थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने लगता है। तो यही रीजन है कि दाल में हम थोड़ा सा घी का या मतलब ऑयल से तड़का लगाते हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा बैलेंस करने के लिए। अब हम इनका तरीका देखते हैं कि हम इनको बैलेंस कर कैसे सकते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए आपको क्या जानना होगा कि कौन सा एटलीस्ट ग्रेन हमें पता होना चाहिए, कौन सा ग्रेन लो कैटेगरी में आता है, कौन सा मीडियम में, कौन सा हाई कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, इनको आप गेहूं के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक आपने फूड जो है, एक ग्रेन आपने लो का लिया, एक हाई का है, तो क्योंकि टेस्ट हमारा डेवलप हुआ है गेहूं का, तो उसको इतना आसान भी नहीं होगा एकदम चेंज करना। तो हम उसमें धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, उसमें मिला लें कोई भी एक, जैसे ज्वार का आटा आप गेहूं के आटे में मिक्स कर सकते हैं, या जैसे रागी है, ये सब मिक्स करके भी हम उनको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक आपने लो कैटेगरी का ग्रेन लिया और एक आपने हाई कर लिया, तो इससे उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसे चना और मुरमुरा, चने मुरमुरे के साथ, क्योंकि हम जानते हैं मुरमुरा किससे बनता है, उसको शायद बहुत सारे नाम से जाना जाता होगा, क्योंकि वो राइस से बना होता है। तो चना उसमें क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस करने के लिए, जिससे वो धीरे 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 हमें एनर्जी दे, इंस्टेंट एनर्जी ना दे। तो इसलिए मुरमुरे के साथ चने को जोड़ा जाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो ऐसे आप अलग अलग अनाज को मिक्स करके, इसको हम मिस्सी आटा या मिक्स आटा भी बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं अलग अलग। और हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, आपकी वेदर का, क्लाइमेट का भी बहुत ध्यान रखना की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक ग्रेन की अपनी तासीर होती है। कौन से वेदर में कौन सा ग्रेन खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे बाजरा गर्म होता है, तो गर्मी में बाजरा अवॉइड करना चाहिए, या हम कहाँ रहते हैं उस पर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये सारा नॉलेज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हम आने वाले टाइम में भी एक ऐसा वर्कशॉप भी अभी लेकर आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से ये सारी चीजें बताई जाएंगी और आपको क्लैरिटी दी जाएगी पूरी तरीके से कि कैसे कैसे आपको फूड जो है लेना चाहिए। यहाँ पर अभी हम एक बात और करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर डिवाइड किया, अभी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन जैसे फ्रूट्स भी, ऐसा नहीं होता सिर्फ ग्रेन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, फ्रूट्स भी जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब लो कैटेगरी में आते हैं। तो इनको भी आप आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे चने का आटा आप यूज कर सकते हैं। अगर आटे की बात करें तो इसी तरीके से फ्रूट्स के बारे में भी, आपको फ्रूट्स हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, तो वो भी कैटेगराइज होते हैं। हर एक खाने की चीज कैटेगराइज होती है, हर एक का कि किस से कितना शुगर रिलीज होता है, कितनी तेजी से रिलीज होता है। तो
इस तरीके से आज मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बेसिक बताने की कि जितना ज्यादा आप उसको जानेंगे उतना ही मिलेट्स को जितना ज्यादा जानिए, जितना ज्यादा उसको यूज करने की कोशिश करें अपनी किचन में लेकर आए, उसको उसकी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस आप इन्वेंट करें और उसको लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे आसानी से लोग उसको यूज कर पाए। अब हम चलते हैं थोड़ा योग की तरफ, क्योंकि योग के बिना हमारी चीजें अधूरी हैं। तो अब हमने ये खान पान की बात की, और अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप मोटापे से बिल्कुल बच सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से, क्योंकि मेडिसिन किसी भी चीज की आप लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज, तो उससे आप सिर्फ मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ लाइफ ऑर्डर डिसीजेस, तो सिर्फ मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं, ये पूरा तरीके से अपने खान पान को बदलते हैं, योग को करते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो आप एक ओवरऑल अच्छी हेल्थ आपको मिलेगी, और ना ही सिर्फ एक बीमारी से, आप सभी बीमारियों से बच सकते हो, ना ही आप आपकी पूरी फैमिली को हम हेल्दी बना सकते हैं अपने इन छोटे छोटे स्टेप्स से। तो कोशिश यही करें, जितना जैसे गेहूं की बात मैं इसलिए ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा रीजन बना है आज के टाइम में इतनी बीमारियां पैदा होने का। तो जितना, जैसे कि हम जानते हैं कि गेहूं की आज के टाइम में हर एक चीज की हाइब्रिड जो वैरायटी आ रही है, तो जितना ज्यादा वो ग्रेन हाइब्रिड कैटेगरी में जाएगा, उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जितना वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जैसे किसी भी फूड का ओरिजिनल जो रूप है, उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू, और हाइब्रिड, अगर किसी भी चीज को अगर हम हाइब्रिड के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर बहुत, ना ही सिर्फ हमारी हेल्थ की फायदा है, यहाँ पर इकोनॉमिकली भी आप ये देखेंगे कि गेहूं की डिमांड है, राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है, और मिलेट्स हमें ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो क्योंकि डिमांड होने की वजह से फार्मर्स गेहूं या राइस ही उगाना चाहते हैं, लेकिन जब हम हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो उनकी जो फसलें हैं वो भी उनमें भी चेंज आएगा, और उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनको उनका प्राइस भी अच्छा मिलेगा। जब आप एक कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नहीं उगाई जाती उसको उगाना शुरू करते हैं, तो उसकी फसल भी ऑब्वियसली अच्छी, उसकी प्राइस भी आपको अच्छा मिलता है। तो ये एक साइकिल है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीजें पैदा होती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका प्राइस भी जो होता है फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम अपनी नेचर को भी सेव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा किसी भी चीज में म्यूटेशन लाना, हाइब्रिड करना, ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो म्यूटेशन से, हाइब्रिड जो चीजें हैं उनको करने से बचना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात रही खाने पीने की और सबकी, और खाने पीने की बात इंडियन की अधूरी है जब तक खाने पीने की बात ना हो। तो इसलिए खाने पीने की बातों से ही हमने शुरू किया। अब चलते हैं योग की तरफ। तो योग हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, ये आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन जो मैंने अपने अनुभव से देखा, योग को करना बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते उतनी जितना वो चाहते हैं। यानी कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी होता है, किसी के शेड्यूल रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन योग हमारी एक ऐसी चीज है जो ना कि सिर्फ हमें एक बीमारी से बचाती है। अगर हम योग करेंगे, वो सिर्फ जैसे टैबलेट है, हमने एक टैबलेट ली तो वो सिर्फ फीवर को ही क्योर कर, तब उसी पर काम करेगी, और साथ में उसके साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, हमारे ऑर्गन्स पे भी असर आता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो इसके भी हमें साइड बेनिफिट्स कह सकते हैं। जैसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, उसी तरीके से योग के साइड बेनिफिट्स भी हमें बहुत सारे। अगर हम एक बीमारी से परेशान हैं,
अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है, हम उसके लिए योग करना शुरू करते हैं, तो हमारा सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं होता, हम उसके साइड बेनिफिट्स हमें कितने ज्यादा मिल जाते हैं, हम सभी आने वाले 5-6 में सब। तो योग को जरूर अपनाना चाहिए। और अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो डायबिटीज हम अपनी क्लासेस में बहुत ही सीरियसली इन चीजों पर काम करते हैं कि कौन सी मुद्राएं काम करती हैं, कौन से आसन काम करते हैं, कौन से प्राणायाम काम करती हैं पर्टिकुलर किसी भी डिजीज पर, क्योंकि हमने आज सब बीमारियों को ना लेकर सिर्फ एक बीमारी को लिया, डायबिटीज, और ऑब्वियसली भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि आसन, क्योंकि आसन और इन सब के बारे में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आप इकट्ठी कर चुके हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि मंडूकासन, अर्धमत्स्यंगासन, पवन मुक्तासन, ऐसे बहुत सारे आसन हैं। सूर्य नमस्कार जो हमें जैसे डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन कोई भी चीज जब तक वही प्रॉपर सब चीजों के साथ मिलके नहीं की जाती तो वो इनकम्प्लीट होती है, उसका रिजल्ट भी अधूरा ही रहता है। तो आज हमने कोशिश की है, अगर जैसे आपको डायबिटीज है तो आप कपालभाति आप करिए, है ना, और इसके साथ अग्निसार क्रिया हमारी जठराग्नि को एक्टिव करती है, और आज के टाइम में 99% लोगों की जठराग्नि ही मंद है। तो जठराग्नि को कैसे आप एक्टिव कर सकते हैं, आप अग्निसार क्रिया करके बहुत अच्छा है, उद्यान बंद लगाकर हम अपनी जठराग्नि को एक्टिव कर सकते हैं, अग्निसार से हम अपनी जठराग्नि को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये सारे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हीट जब तक नहीं, क्योंकि डाइजेशन के लिए हीट भी बहुत एक पॉइंट है, तो उसको क्योंकि आजकल हम ऐसे घरों में रहते हैं, ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां हम डायरेक्ट सन लाइट में भी हमें नहीं मिल पाती या हवा भी नहीं मिल पाती, तो उसको भी कंपनसेट हम कर सकते हैं योग के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अवॉइड करें सनलाइट को, लेकिन योग यहाँ पर हमारी बहुत मदद कर सकता है सब चीजों को बैलेंस करने में। तो योग को हम जो करते हैं या हम जो इस पर काम करते हैं वो एक चिकित्सा की तरह यहाँ पर इसको प्रॉपर और एक एक पेशेंट को जैसे उसकी ही प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उसका प्रॉब्लम क्या है उसी के अनुसार एक तरीके से कह सकते हैं कि आप कस्टमाइज करते हैं उसके प्राणायाम, उसके आसन। तो चाहे बैक पेन का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या साथ एक और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। साथ साथ में यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, तो क्योंकि आज के टाइम में कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहा है एक्सरसाइज और योग के ऊपर। तो क्योंकि हम योग जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम उसको भी योग कह रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक क्लैरिटी नहीं आ रही कि योग क्या है और एक्सरसाइज क्या है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसी में थोड़ा सा योग, उसी में कुछ आसन ले आते हैं, सिर्फ आसन लाने से हम उसको योग कहने लगते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि योग की जो गरिमा कह सकते हैं, जो वो गरिमा उसका थोड़ा सा खराब हो रहा है। तो गलत जरूरत है, एक्सरसाइज भी हमारी जरूरत है, योग भी हमारी जरूरत है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है कि क्या कैटेगरी, क्या चीज एक्सरसाइज है, क्या चीज है कि वो योग है। तो योग को ऐसा किया नहीं जा सकता, योग को समझने की जरूरत है, योग को जीने की, वो जीवन जीने की कला है कि कैसे हम अपने लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जी सकें। उसका सिर्फ एक पार्ट है आसन, आसन ही योग नहीं है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसको भी आप समझिए, और जब आप योग करना चाहते हैं तो उसको भी आपको समझना होगा। तो बहुत शॉर्ट में मैंने अपनी इतनी बात को कहने की कोशिश की है, और आई होप लोगों तक कन्वे हो पाई होगी।
इसको हम एक कैंपेन की तरह लेकर चलना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करिए, हमारे साथ जुड़िए और एक अवेयरनेस जो एक सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक अवेयरनेस की जरूरत है, तो उसको एक लाने की हम कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ऋषिकुल योगपीठ का मैं फिर से धन्यवाद करूंगी और जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद कहूंगी। इसी के साथ अपने बात को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और जीवन को जिए, ना कि उसको उसमें उलझे, उसको सुलझाएं और इंजॉय करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजलि चौहान जी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आज के इस 200वें महासत्र में उपस्थित होकर आज जो बताने का प्रयास किया है योग चिकित्सा पर, और सबसे पहले चिकित्सा क्या होती है, कैसे हमें हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमें क्या खाद्यान्न होना चाहिए, इसको अलग अलग तरीके से एक बहुत ही सहजता पूर्वक और पूरा राइट डाउन करते हुए समझाना, एक अजय समझ लीजिए कि प्रशिक्षण की तरीके से आज एक कैंपेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए बताने का प्रयास किया गया है। ये अपने आप में एक अलग तरीका है। अभी तक हमारे जितने भी महासत्र हैं उनमें इस तरीके से आज पहली बार आपको जो है जानकारी प्रदान की गई इस प्रकार से। और साथ ही ये एक कोइंसिडेंस है कि आज ऋषिकुल योगपीठ ने इस राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज जो है डबल सेंचुरी कंप्लीट की है। 200 दिन, 200 महासत्र, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ ही हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम आने वाले समय में जो हमारे अभी 165 दिन बाकी हैं, 165 महासत्र बाकी हैं, वो भी इसी प्रकार और अच्छे तरीके से अनुभव के साथ सफलता पूर्वक जो है पूर्ण करेंगे। और आज जो है ये महासत्र अति सराहनीय रहा। मैं संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ देवनाथ शुक्ला डॉक्टर अंजलि चौहान जी का तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप इस तरह से आकर के सेवाएं दे करके ऋषिकुल योगपीठ का अभिमान बढ़ाते हैं, साथ ही इस समाज की सेवा भी करते हैं। पूरे जनमानस के लिए इससे लाभ भी मिलता है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी स्वेच्छा से मतलब अपना अपॉइंटमेंट मतलब फिक्स करते हैं। इसके लिए मुझे आपको जो है प्रेरित नहीं करना पड़ता, कॉल नहीं करना पड़ता, आप अपने आप से, ये मतलब एक अलग सा माहौल है आपका, मतलब बात करने का और जुड़ने का तरीका। तो बहुत ही प्रसन्नता होती है इस प्रकार जुड़ करके वेबिनार महासत्र अटेंड करना। ये अपने आप में है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं। हमें समाज सेवा के लिए जबरदस्ती नहीं लाया जाता है कि मुझे दिखाना है, करना है। तो ये एक अपने आप में अनोखा कार्य है। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को राजधानी दिल्ली से। वो भी बहुत ही एक्टिव और क्रियाशील योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हैं। वो भी जनमानस की सेवा में लगभग ज़्यादा तो नहीं 18 घंटे का उनका जो है प्रतिदिन अनुदान रहता है। कार्य का जो है इस तरीके से एक होना बहुत ही कठिन है आज के समय में कि एक ही कार्यशैली और 18 घंटे हम उसी पर लगातार कार्य करते रहें। अभी भी वो अपने कार्यालय से ही जुड़ करके, कार्यालय में ही रह करके, वो आज अभी 9 बजने वाला है, 9 बजे वो आप भी समझ सकते हैं कि कितना क्रियाशील महत्व है उनका। तो ये भी एक ऐसी व्यक्तित्व हैं, इनको भी नमन करने का दिल करता है। और अब मैं उन्हें आमंत्रित भी करूंगा कि वो आए, डॉक्टर अंजलि चौहान का अभिवादन करें, धन्यवाद करें।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो कर्म कांड है डॉक्टर साहब जो करने हैं, और जरूरी है जनमानस की सेवा में जो आनंद है उसमें कोई संशय नहीं है कि उसका जो प्रसाद है, उसका जो आनंद है वो अनोखा ही है। और मैं डॉक्टर चौहान जी से बड़ा ही प्रभावित हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा हमारे ऋषिकुल योग पीठ में सेवा प्रदान करी। उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज वेबिनार थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ क्लाइंट आ गए थे, इस वजह से थोड़ा सा बिजी हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब हम वेबिनार को यहीं विराम देते हैं और शांति पाठ करते हैं। उसके लिए दोनों हाथ जोड़ें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय पुनः फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।